Hello students, welcome to online platform of MGCI प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। आज आपने पार्ट टेस्ट 3 दिया है, so let's start with the botany solutions. Syllabus was plant growth and development. This was from the 11th class syllabus. Rest other chapters were from the 12th. That is sexual reproduction in flowering plants, principles of inheritance, molecular basis of inheritance, and microbes. So let's start with the first question. Question number 91. In the case of codominance, the F1 generation resembles. देखो सबसे पहले तो जैसे ही हम बात करते हैं डोमिनेंस की, डोमिनेंस F1 progeny resemble to one of the parent. One of the parent. क्लियर, ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, F1 progeny resemble to none of the parent. किसी भी पेरेंट जैसी फिनोटिपिकली नहीं दिखती है। अब हम बात करें कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, को मतलब साथ में, बोथ द अलील्स शो देयर इफेक्ट टुगेदर। दोनों अलील्स अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। सो यहां पर क्या बोलेंगे? F1 resemble both the parent. यही तो था जब हमने AB ब्लड ग्रुप ऑफ ABO सिस्टम देखा था। तो A ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट का अगर क्रॉस किया B वाले से, इसका जीनोटाइप हम देख लें अगर ऐसा, इनका ऐसे, तो यहां पर अगर AB ब्लड ग्रुप बनता है IA IB, तो इसमें इस पेरेंट जैसे कैरेक्टर्स भी है और इस पेरेंट जैसे कैरेक्टर भी है। दैट मीन्स प्रोजेनी किसके जैसी दिख रही है? बोथ द पेरेंट्स। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हम देखें ऑप्शंस में, डोमिनेंट पेरेंट से रिजेंबल करती है, रेसेसिव से करती है, दोनों से करती है। इंटरमीडिएट तो किस केस में था? इनकम्प्लीट। ठीक है, तो यहां हमारा आंसर होगा बोथ द पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 92. Pedigree analysis is applicable for how many of the following disorders? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पेडिग्री एनालिसिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ये नोट कर लेना पॉइंट, क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया है, बट दूसरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, दे शुड नो पेडिग्री एनालिसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। हम क्रोमोसोमल एबरेशंस को पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी नहीं कर सकते। तो यहां पर फाइंड आउट करें कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से? टर्नर सिंड्रोम नहीं, डाउन सिंड्रोम नहीं, क्रोमोसोमल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो इन सभी डिसऑर्डर्स में से कितने डिसऑर्डर्स मेंडेलियन है? 1 2 3 4 5। सो पेडिग्री भी आप इन डिसऑर्डर्स का निकाल सकते हैं। 93. 2 cytokinins are kinetin and zeatin, बिल्कुल सही है। What is the difference between the two? देखो, हम जानते हैं zeatin was the term given to the cytokinin isolated from zeamase, that is maize में से, maize में से जो isolate हुआ, zeamase is scientific name,
ठीक, अब इसमें से जो निकला वो जिएटिन था, मतलब ये किस में से डिराइव हुआ, प्लांट में से। और काइनेटिन की बात करें तो काइनेटिन इज फ्रॉम द एनिमल सोर्स, राइट, और हम बोल सकते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, काइनेटिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ जिएटिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिएटिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ काइनेटिन, बिल्कुल नहीं। जिएटिन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन एंड काइनेटिन इज नेचुरली ऑकरिंग, नहीं। जिएटिन इज नेचुरली ऑकरिंग एंड काइनेटिन इज नॉट, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जिएटिन किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है, प्लांट से, ठीक है, तो आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 94, if 50 heavy DNA and 15 are replicated 2 times, कितनी बार रेप्लिकेशन हुआ, 2 बार, इन द मीडियम ऑफ N14, मतलब आपने दिया N14 आइसोटोप। अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम द मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। एक छोटी सी ट्रिक हम बात करें इसमें, फॉर मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, देखो टोटल number of strands obtained equals to 2 to the power n। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है ना, 2 to the power n। अब यहाँ पर 2 to the power n में से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स मिलेंगे। हमेशा याद रखना हाइब्रिड का नंबर ऑलवेज 2 हाइब्रिड स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स मतलब एक ये ऐसा, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इंडिविजुअल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मत काउंट कर देना। फिर एक ऐसा, ये है ना, ये 2 हाइब्रिड है, ठीक। इसके अलावा यहां पर जितने भी स्ट्रैंड मिलेंगे, अगर आपने लाइट मीडियम दिया है, लाइट मीडियम मतलब समझते हैं, डेंसिटी नाइट्रोजन आइसोटोप की N14 ली है, तो कौन से स्ट्रैंड्स मिलेंगे, लाइट। बट अगर आपने मीडियम में N15 दिया है, then you will get heavy strands, done। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 2 to the power n, ये कब वैलिड है, ये जनरल फॉर्मूला जब आपने एक सेल से स्टार्ट किया, एक सेल से, एक इकोलाई से स्टार्ट किया था मिचेल्सन स्टाल ने, तो यहाँ पर हमेशा 2 हाइब्रिड मिलते हैं, हाइब्रिड का नंबर कांस्टेंट है, एंड इट डिपेंड्स आपने मीडियम कौन सा दिया। अगर आपने लाइट दिया है हर बार तो क्या होगा, N14 मतलब लाइट स्ट्रैंड्स का नंबर बढ़ता जाएगा। अगर आपने N15 दिया है तो हेवी का बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो 50 हेवी डीएनए थे, जैसे यहाँ पर एक सेल थी, वैसे क्या बोल दिया 50, ठीक है, 50 से स्टार्ट करा, 50 हेवी डीएनए, हेवी डीएनए, हेवी समझते हैं N15, ठीक है। अब 50 हेवी डीएनए से अगर हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, कितनी बार किया, 2 बार, 2 बार पता है हमें, अगर हमने 2 बार उसे रेप्लिकेट किया मतलब 2 साइकिल होगी। यहाँ पर ये जो n है ना, n इज व्हाट, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स। अब यहाँ पर देखो रखो 2 to the power 2 बार ना, ये 2 रखा, तो टोटल कितने स्ट्रैंड्स मिलेंगे, 4। 4 में से आपको पता है 2 कैसे होना है, हाइब्रिड। यहां से शुरुआत किससे की थी हमने, N15 से, बट बार बार हमने कौन सा मीडियम दिया, N14 दिया ना, देखो N14 मीडियम बार बार दिया। अब यहाँ पर 2 हाइब्रिड मिलेंगे। अब जो अगले जो मिलने वाले स्ट्रैंड्स है, बाकी बचे 2, वो कौन से हैं, लाइट। क्यों, क्योंकि आपने N14 दिया है ना इधर। अब देखो हमने ये एक सेल को अज्यूम करके लिया है, बट यहाँ पर कितनी सेल्स या कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, कितने स्ट्रैंड्स थे, 50, है ना।
तो जो भी आपका स्ट्रैंड का नंबर आया उसे इंटू 50 कर दो, क्योंकि ये तो एक जनरल फॉर्मूला है ना एक सेल के लिए। तो यहाँ पर इंटू 50 करें, इधर भी इंटू 50 करें, ये कितना आया 100 हाइब्रिड, ये कितना आया 100 लाइट। अब देख लो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है यहाँ पर, 100 हाफ हेवी एंड हाफ लाइट। देखो हाफ हेवी एंड हाफ लाइट का मतलब क्या है हाइब्रिड, और 100 लाइट बिल्कुल पहले ऑप्शन में ही समझ में आ गया हमें, ये ऑप्शन है। बाकी दूसरे 100 हेवी ओनली, हेवी तो मिलेगा ही नहीं ना, आपने 15 दिया ही नहीं है बाद में। 200 हाफ हेवी नहीं, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं, तो आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 95, विच of the following sequence of the development of embryo sac is correct। देखो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हमें पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं ना फीमेल के लिए। सो एक पिस्टिल और गाइनोशियम में कार्पल, कार्पल में ओवरी, है ना, 3 पार्ट होते हैं वैसे कार्पल के, बट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि एम्ब्रियो सैक तक जाना है। सो ओवरी, ओवरी के अंदर अगर हम जाएंगे सो इट इंक्लूड्स मेनी ओवेरियन लॉक्यूल्स। ओवेरियन लॉक्यूल्स मतलब क्या होता है, ओवेरियन कैविटी। अब ओवेरियन लॉक्यूल्स के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व है, अबंडेंट फूड रिजर्व। ठीक है, अब इस न्यूसेलस की हर एक सेल पोटेंशियल मेगास्पोर मदर सेल बना सकती है। सो ईच सेल कैन फॉर्म एमएमसी, हाँ मेगास्पोर है यहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल। ये सब कुछ अभी डिप्लॉयड है। अब एक सेल अगर हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करें, उसमें जब मियोटिक डिविजन्स होंगे इट विल प्रोड्यूस अ मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। तो जिसको क्लियर नहीं होगा ना, ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब यहाँ पर देख लो सीक्वेंस, न्यू सेलस से शुरू हो रहा है, मतलब इतना नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, न्यू सेलस, उसके बाद मेगास्पोर, नहीं मेगास्पोर मदर सेल आती है ना, फिर मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है बॉम्बे। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ मेगास्पोर के बाद मदर सेल आई है। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, है ना। हमारे इस फ्लो चार्ट में भी यही आया ना, न्यू सेलस, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद मेगास्पोर एंड देन एम्ब्रियो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, स्टेटमेंट फर्स्ट, ABA इज अ स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस में निकलता है। किस प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है प्लांट को, नीड देनी है क्या, स्ट्रेस कैन बी ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, या ड्रॉट हो सकता है, या फूड अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है फॉर जर्मिनेशन। तो यहाँ पर हम देखें स्ट्रेस हार्मोन बोला है, इसको बिल्कुल सही है, बिकॉज स्ट्रेसफुल कंडीशन में निकलता है। स्टेटमेंट 2, जिब्रेलिन इंड्यूसेस सीड जर्मिनेशन। बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि जिब्रेलिन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। डायरेक्टली किस स्टेटमेंट में या किस टॉपिक में बोला है, इथिलीन में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि विच हार्मोन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, जिब्रेलिन है, इथिलीन है, और आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे इथिलीन। ठीक है, बट जिब्रेलिन का भी ये फंक्शन होता है दैट इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर जिब्रेलिन इंड्यूसेस सीड जर्मिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 and 2 both correct। A, क्वेश्चन नंबर 97, देख के घबराए तो नहीं आप, पेडिग्री एनालिसिस बहुत
काम माइंड से पेडिग्री सॉल्व करना है। देखो, फाइंड आउट द गिवन बिलो पेडिग्री चार्ट। अब पेडिग्री सॉल्व करने का तरीका, ये आप ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसे आप याद कर लें। हर बार किसी भी डिसऑर्डर की पेडिग्री दी जा सकती है, तो आपको हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जीनोटाइप लिख के देख लो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है? देखें, ऑटोसोमल डोमिनेंट करके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब देखो ये दोनों ही बीमार है। ठीक है, तो दोनों बीमार है, तो या तो ये जीनोटाइप हो सकता है या ये हो सकता है। डोमिनेंट तो दिखेगा ना, या तो ये या ये। ठीक है, करके देखें। अब यहाँ पर प्रोजेनी में देखो कॉम्बिनेशन, या तो ये आ सकता है या ये, इधर भी XY नहीं लेना है, ऑटोसोमल है। ठीक है, क्या नॉर्मल हो सकता है? हाँ, अगर हमने इनके दोनों रेसेसिव जीनोटाइप्स पास में आ गए, रेसेसिव जीन्स पास में आ गए, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो पेरेंट्स थे वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, होमो होते तो हम ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते थे। नेक्स्ट है, इस केस में देखें, ये रेसेसिव ही रखना पड़ेगा, तभी ये बीमार नहीं दिख रही। यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन बी द केस ऑल्सो। अब यहाँ पर प्रोजेनीज में देखो, ये ऐसा डबल ए, कैपिटल ए तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये एक हो सकता है जीनोटाइप। इधर आ जाओ, यहाँ पर ये स्मॉल है, हाँ ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, इधर भी स्मॉल है। क्या कोई प्रोबेबिलिटी है बीमार बच्चे की? नहीं है। अरे तो ये पहले केस में किस्मत ने साथ दे दी और ये पेडिग्री एनालिसिस सही बैठ गया। ठीक है, डन। सो ऑप्शन होगा ए, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98, स्टेटमेंट फर्स्ट, in honeybee males produces sperms by mitosis and unfertilized egg develop as a drone। अच्छा, एक सेकेंड हम देखें, क्वीन के बारे में जब आपको क्लास में पढ़ाया गया है 2n equals to 32 क्रोमोसोम नंबर, इट ले मैनी एग्स, इसके पास बहुत सारे गैमीट्स बने, हाँ बहुत सारे गैमीट्स। ठीक, अब ये गैमीट्स के लिए यहां से आया ड्रोन उड़ता हुआ, ड्रोन में क्रोमोसोम नंबर n इक्वल्स टू 16। अब जब ड्रोन ने कॉपुलेट किया क्वीन को या इंसेमिनेट किया, सो ऑल द गैमीट्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड, कुछ गैमीट्स फर्टिलाइज हुए और कुछ नहीं हो पाए, तो यहां पर कुछ होंगे अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अब ये जो एग है ये मेन आपके जो आफ्टर फ्यूजन जो डेवलप होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये अनफर्टिलाइज्ड रहे एग्स। यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड एग, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये गैमीट n इक्वल्स टू 16 है, सो ये फर्टिलाइज्ड क्या हो जाएंगे? 2n इक्वल्स टू 32। अब 2n इक्वल्स टू 32 अगर हो जाएगा, सो इट विल रिजल्ट इनटू फीमेल। हाँ, फीमेल क्वीन है, वर्कर है, ये नहीं पता। अब बेस्ड ऑन दी डाइट, आप अगर बहुत अच्छा शाही भोजन देते हैं जैसे रॉयल जेली, सो इट विल डेवलप इनटू क्वीन। अगर आपने दाल चावल सब्जी रोटी दी, हाँ इसका मतलब पोलन ब्रेड दिया, तो 2n इक्वल्स टू 32 तो ये भी है, 2n इक्वल्स टू 32 ये भी है, बट दिस इज अ फर्टाइल फीमेल, दिस इज अ स्टराइल फीमेल, बेचारी मजदूरी करेगी, स्टराइल है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रोन के बारे में हम देख ले, ये अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब n इक्वल्स टू 16, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, बहुत बार माइटोसिस होगा और डायरेक्टली ये बनाएगा ड्रोन। हेप्लॉइड होते हैं, मेल होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट, हनी बीज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, हाँ ठीक है, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ ड्रोन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ ड्रोन। स्टेटमेंट 2, इन ग्रासहॉपर मेल हैव
only one X chromosome besides the autosome. देखो ग्रास हॉपर में एक चीज याद रखना आप, ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास हॉपर मेजॉरिटी इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XX X0, ठीक है। सो यहाँ पर भी XX एंड X0, दिस इज फीमेल, दिस वन इज मेल, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यही बोल रहा है बिसाइड्स ऑटोसोम, मतलब ऑटोसोम तो होंगे, इसके साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही दिख रही है। सो आंसर वुड बी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, in the flowering plant a mature male gametophyte is derived from a pollen mother cell by, मतलब उसने कितने सिंपल शब्दों में आपसे ये पूछ लिया कि आपको पता है कि नहीं, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम पोलन मदर सेल, ये है बेटा 2n डिप्लॉइड, इट विल अंडरगो वन मियोटिक डिवीजन, वन मियोटिक डिवीजन मतलब इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आते हैं ना, लेकिन काउंट क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब यहां पर मिलता है हमें ऐसे पोलन टेट्राड, ठीक है। पोलन टेट्राड का एक अगर हम देखें माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड है ना, मियोसिस का प्रोडक्ट है, हैप्लॉइड है। अब इस माइक्रोस्पोर में हमने देखा था, इस माइक्रोस्पोर के अंदर सबसे पहले तो जब न्यूक्लियस है और एसिमेट्रिक स्पिंडल होता है, एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से क्या बनता है, टू सेल्ड, एक छोटी सी सेल जो जनरेटिव है और एक बड़ी सी सेल जो इरेगुलर न्यूक्लियस के साथ है, टू सेल्ड कंडीशन, टू सेल्ड बनी है ना। पर क्या पूरा मैच्योर हुआ, ये मैच्योर पूछा है, नहीं। अब यहाँ पर सेकेंड माइटोसिस होगा, सेकेंड माइटोसिस में देखो जनरेटिव सेल डिवाइड्स फर्दर, तो एक छोटा और एक बड़ा मेल गैमीट्स, ये क्या है, मेल गैमीट, और जिस बॉडी में मेल गैमीट्स होते हैं वो मेल गैमिटोफाइट है, और इसी को हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। कौन सी सेल कंडीशन दिख रही है यहाँ पर, टोटल कितनी सेल्स हैं, 3 सेल्ड, कौन सी 3 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल, दिस वन इज जनरेटिव सेल, जीसी, है ना। अब ये तो गैमीट्स बन गए, तो कितनी मियोसिस कितने माइटोसिस हुए हैं यहाँ पर, एक मियोसिस और 1 and 2 माइटोसिस, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, एक मियोसिस, बिल्कुल है, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग मेजरमेंट, अच्छा सामने देखना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको ढूंढना है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल समझते हैं, ऐसी लीफ जो मिलती है डाइकॉट्स में, और डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोला, बिकॉज अनइक्वल एक्सपोजर ऑफ लाइट, नंबर ऑफ स्टोमेटा के बेसिस पे नहीं है ये, ठीक है। सो डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब डाइकॉट लीफ में क्या सरफेस एरिया में इंक्रीज एक मेजरिंग पैरामीटर है, बिल्कुल है, ये सही है। वाटरमेलन में हमने देखा था 3,50,000 टाइम्स साइज बढ़ गया, तो साइज का बढ़ना बिल्कुल सही है। मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम नंबर बड़ी थी, वो था ना 17,500, ठीक है। पोलन ट्यूब मतलब क्या है, लेंथ बढ़ाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, गलत है ना, वॉल्यूम थोड़ी मेजर करते हो आप इसमें, पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे मेजर होती है, लेंथ में, तो इनकरेक्ट ढूंढना है, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 101,
hormone that promotes nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence. क्या होता है mobilization का मतलब? mobilization का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स अभी तक ओल्डर लीव्स में थे, अब उसे यूज किया जाता है बाय द यंगर लीव्स, और जब न्यूट्रिएंट्स अच्छे से यूज करेगी पत्तियां तो बुढ़ापा देर से आएगा. दैट मीन्स डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स. तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है एंड इट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 102, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन. देखो इथिलीन में एनसीईआरटी बताती है ट्रिपल रिस्पॉन्स में. ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब रिगार्डिंग सीड जर्मिनेशन. क्या क्या रिस्पॉन्सेस दिखाता है इथिलीन? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी पहले सीडलिंग की, बिल्कुल सही है. उसके बाद स्वेलिंग होगी ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये भी सही है. देन अपाइकल हुक फॉर्मेशन, ऐसा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसा सीड बनाया, सो दिस वन इज अपाइकल हुक फॉर्मेशन. ऐसा हुक फॉर्मेशन होता है ना. एपिकोटाइल हुक भी बोलते हैं अगर हम डिटेल देखें तो. सो ये तीनों ही सही है. ट्रिपल रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 103, असर्शन. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. इन सर्टेन बर्ड्स द फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक एंड द मेल्स आर होमोगैमेटिक. ठीक है. तो बर्ड्स में आपको ये पता होना चाहिए, सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द प्रोजेनी. फीमेल्स का जीनोटाइप होता है ZW एंड द मेल इज हैविंग ZZ. तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक, मेल होमोगैमेटिक, ये स्टेटमेंट सही है. बर्ड्स में फीमेल्स हैव ZW, हाँ लिख दिया हमने. दैट मीन्स इस असर्शन को ये रीजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. मेल्स के पास ZZ है तभी तो वो होमोगैमेटिक कहलाते हैं. सो बोथ assertion reason correct and reason is correct explanation. Next question 104, which plant hormone promote the growth of lateral buds? देखो साइटोकाइनिन में बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है इट प्रमोट सेल डिवीजन, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. मतलब कैसे? घनापन बढ़ाएगा, दैट मीन्स लेटरल ब्रांचेस को बढ़ाएगा, तभी तो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा. सो लेटरल बर्ड्स को बढ़ाने वाला है हमारा साइटोकाइनिन. 105, मेज, सुगरकेन, वेलिस्नेरिया, यूका, ऑर्किड, हाउ मेनी प्लांट्स शो विंड पॉलिनेशन. अच्छा, मतलब आपको ये बताना है इनमें से कितने प्लांट्स एनीमोफिली शो करते हैं. तो अगर हम देखें जिनके बारे में आपको क्लियर कट पता है, वेलिस्नेरिया हाइड्रोफिली, यूका एंड ऑर्किड म्यूचुअलिज्म में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस इज एंटेमोफिली. बट सीरियल्स का केस अगर देखें मोनोकॉट्स में, सो दीज आर पॉलिनेटेड बाय द विंड और एयर करंट. तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो मेज एंड शुगर केन जो विंड पॉलिनेटेड है. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 106, इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज शोज. अच्छा देखो जहां पर मल्टीपल एलेलिज्म आपकी बुक ने दिया है उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया है, दैट इज प्लियोट्रॉफी. हाँ, कहीं मेंशन नहीं है प्लियोट्रॉफी, बट डेफिनेशन दी है कि वन जीन हैज अफेक्ट ऑन मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट प्लियोट्रॉपी. अब एग्जांपल दिया है कि एक जीन है बी. अब अगर ये सीड के शेप को कंट्रोल करता हुआ पाया गया, तब हमने देखा कि ये था राउंड शेप, इसका क्रॉस कराया हमने रिंकल्ड से, तो जो हमें
सीड्स मिले, ये शेप के आधार पे ये कैसे दिख रहे थे? राउंड। हाँ, मेंडेलियन जेनेटिक्स ने भी यही बोला था। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, तो इस केस में ये क्या हो गया? डोमिनेंस। ठीक। दूसरा अगर हम देखें, सीड में स्टार्च ग्रेन, मतलब अगर स्टार्च ग्रेन ज्यादा है तो सीड होंगे लार्ज साइज के, ये लार्ज। अगर कम है तो सीड्स होंगे स्मॉल साइज के। ठीक है, अब इनसे जो प्रोडक्ट बना, तो जैसा ये डोमिनेंट दिखा वो भी कैसा दिखना चाहिए? डोमिनेंट कैरेक्टर दिखना चाहिए, बट नहीं, ये कैसा दिखा? इंटरमीडिएट साइज। अब इंटरमीडिएट साइज का अगर दिखा, दैट मीन्स इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो, एक जीन ने कंप्लीट डोमिनेंस भी दिखाया और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखाया, सो दिस शोज प्लियोट्रॉपी। क्लियर है? तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसने शो किया विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेन साइज, है ना, यहाँ ग्रेन की बात कर रहे हैं, साइज की। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसी के बाद लास्ट पैराग्राफ दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और जीन प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पे एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107, अ वुमन रिसीव्स हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम। देखो, अगर हम देखें फादर का क्रोमोसोम क्या होंगे? XY। मदर का क्रोमोसोम होगा XX। ठीक है, अब अगर पॉसिबिलिटी हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है जिसमें ये फीमेल, दिस वन मेल एंड दिस वन मेल। तो अब आपसे पूछा है कि एक फीमेल या वुमन रिसीव्स X क्रोमोसोम फ्रॉम, तो मुझे बताओ, इसके पास एक X क्रोमोसोम तो फादर का है और एक X क्रोमोसोम कहाँ से है? मदर से। तो दोनों पेरेंट से रिसीव करती है, बोथ फ्रॉम हर मदर एंड फादर, मदर एंड फादर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, which enzyme is responsible for synthesis of tRNA? अरे tRNA हो, rRNA हो, कोई भी प्रकार का आरएनए है, आरएनए बनाना है, किसको देख के बनाते हैं? डीएनए को देख के आरएनए बनेगा ना। सो पॉलीमराइजेशन किसका करा रहे हो? आरएनए का, पर किसे देख रहे हो? डीएनए को। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या जहां कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? आरएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेज जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीमरेज मिल गया, बिल्कुल सही। सी देख ले, अमीनो एसाइड सिंथेटेज होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में लगता है, यहाँ पर ऐसा कोई एंजाइम नहीं लग रहा, राइबोसोमल एंजाइम नहीं। सो आंसर वुड बी बी फॉर बॉम्बे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द कोडॉन्स एंड द कोडिंग फंक्शंस। ठीक है, AUG सबसे पहला कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन, और मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। UAA हम जानते हैं स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स में आते हैं UAG, UAA, UGA। ठीक है, ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं बेटा। सो दिस इज टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन्स। ट्रिपल यू फिनाइलएलेनिन के लिए है। UGG ऐसे अमीनो एसिड्स which are coded by single codon is tryptophan and methionine. So this one is 3. So 2413. B for Bombay. 110. How many statements are correct about polycistronic mRNA? अच्छा,
पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैंने आपको क्लास में याद कराया है, पी से प्रोकैरियोट्स, और उनमें मिलते हैं बहुत सारे फंक्शनल सेगमेंट्स, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है बहुत सारे मेनी फंक्शनल सेगमेंट्स। एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन में एक सेगमेंट में आपको ZYA जीन मिल रहे थे जो अलग अलग एंजाइम के लिए कोड करते हैं, ठीक है। सो कोड्स फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, हाँ बिल्कुल सही है ना, तभी तो एंजाइम ज्यादा बनाएगा। कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, नहीं है, प्रोकैरियोट में मिलता है। मोर देन वन स्टॉप कोडॉन्स, हाँ जब सीक्वेंस ज्यादा है तो स्टॉप कोडॉन का नंबर भी बढ़ेगा। मोर देन वन राइबोसोम में भी अटैच्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंट सिस्ट्रॉन्स का डिफरेंट ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो आंसर विल बी डी 3. Question number 111. How many beads on string are present in a typical mammalian cell? Typical mammalian cell में beads on string, that means न्यूक्लियोसोम के बारे में पूछ रहा है। न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का नंबर। अब हम जानते हैं एनसीईआरटी ने एक डेटा दिया है जहां पर 200 बेस पेयर डीएनए wrap around one nucleosome. तो अब आपसे पूछा गया है कि टिपिकल मेमेलियन सेल में बताइए कितने न्यूक्लियोसोम होंगे। तो टिपिकल मेमेलियन सेल में आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 9 बेस पेयर डीएनए होता है। तो इसमें पूछा है एक्स न्यूक्लियोसोम्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x will be 6.6 into 10 to the power 9 base pair अपॉन 200, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे सो आंसर वुड कम एज 3.3 into 10 to the power 7 base pair, 10 to the power 7 न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। सो आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट 112. If DNA molecule is shortened by 38 base pairs, आपने उसे छोटा किया, 38 बेस पेयर कम कर दी, हाउ मेनी हेलिकल फॉर्म विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। देखो हम जानते हैं 1 हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि 38 बेस पेयर्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है। 38 बेस पेयर को आपने रिड्यूस कर दिया। अब जब 38 बेस पेयर को कम कर दिया तो उसमें उसकी लेंथ में कितनी कमी आई? सो जस्ट डिवाइड बाय 10, तो लेंथ हो जाएगी 3.8, है ना। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है, 38 आपने कम कर दिया, तो पूरी ओवरऑल लेंथ कितनी कम हो गई? 3.8 बेस पेयर से कम हो गई। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। 113. If Y gene of Lacoperon codes for permease which increases the permeability of the cell. 2 दिया है डायरेक्टली एनसीईआरटी ने ZYA जीन्स के बारे में। Z synthesizes beta galactosidase, A synthesizes transacetylase and Y synthesizes lac permease. परमिएज नाम में ही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा। बी फॉर बॉम्बे। Question number 114. The repressor protein binds to dash region of the operon and prevents dash from transcribing the operon. देखो हमें पता है ऐसा स्ट्रक्चर हम लेक ओपेरॉन का जब देखते हैं, दिस इज पीपो,
था ना ऐसा। देन इसके बाद था कुछ ऐसे Z, Y एंड E, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है जीन्स के, ठीक है, गिवन इन एनसीईआरटी। यहाँ पर अपने ने लगभग सिमिलर बना दिए, बट Y जीन बड़ा होता है, जैसे यहाँ I जीन बड़ा होता है, इसे ध्यान रखना है। इसका काम क्या है, ये बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ये किसे ब्लॉक करेगा, ऑपरेटर को, ऑपरेटर को ब्लॉक करता है। जब ऑपरेटर को ब्लॉक करेगा, यहाँ पर ये पॉलीमरेज कहाँ से निकलता है पता है आपको, यहाँ से निकलता है आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट इधर जाता है, तो कंटिन्यूअसली इसे सिग्नल मिलता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज ये भी निकालता है। लेकिन अगर इस आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन्स तक जाना है तो किससे स्लाइड होके जाना पड़ता है, ऑपरेटर से। बट अगर ऑपरेटर ही ब्लॉक हो गया तो क्या वो स्लाइड होके जाएगा, नहीं। तो क्या स्ट्रक्चरल जीन्स को सिग्नल मिला, नहीं। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, नहीं। सो मॉडल रिमेन स्विच ऑफ, ठीक है। सो नाउ द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ऐसा ऑप्शन ऑपरेटर वाले दो है, एंड प्रिवेंट्स डैश फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। किसे रोका इसने, लैक्टोज को, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज को। तो ऑप्शन हो गया सी, इसने आरएनए पॉलीमरेज को रोक लिया ताकि वो स्लाइड नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 115, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इथिलीन इंक्रीजेस सरफेस ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, हाँ बिल्कुल सही है, रूट हेयर्स बढ़ा देता है। जिब्रेलिक एसिड लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, हाँ किसमें हमने देखा था, जुवेनाइल कोनिफर्स में सीड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन हेल्प्स टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, हाँ लेटरल ब्रांचेस को बढ़ाता है। साइटोक्रोम इज फ्लावरिंग इंड्यूसिंग हार्मोन, अरे नहीं, ये तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ना साइटोक्रोम्स, फ्लावरिंग इंड्यूसिंग नहीं है। तो जो नहीं है वही ढूंढना है ना, रॉन्ग ढूंढना है आपको। नेक्स्ट 116, हाउ मेनी ऑफ द गिवन इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इंट्रिंसिक पूछा है, लाइट एक्सट्रिंसिक है, जेनेटिक इंट्रिंसिक है, ऑक्सिन, हाँ इंटरसेल्यूलर हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये सही है, ये एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक, सॉइल भी एक्सट्रिंसिक है। सो कितने फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं जो इंट्रिंसिक है, दो, आंसर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फ्यूनिकल, ये याद आ रहा है ऐसा, ठीक है, ओव्यूल हमने बनाया था, दिस स्टॉक इज व्हाट, फ्यूनिकल, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा एरिया आता है जिसे हम जंक्शन बोलते हैं, ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल जहाँ फ्यूज होती है, दैट इज हाइलम, और ये सब पूरा कुछ क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, और ये बाहर की है इंटेग्यूमेंट्स, तो मैच कर दो। फ्यूनिकल स्टॉक है, दैट मीन्स थर्ड वन, हाइलम जहाँ ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल से, इंटेग्यूमेंट्स 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 312 सी ऑप्शन है, हाँ 3 1 and 2 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, assertion the flowers have to provide different floral rewards, हाँ बिल्कुल, उन्हें फ्लोरल रिवॉर्ड्स देना पड़ते हैं टू पॉलिनेटर, क्यों देना पड़ता है, टू इंश्योर द रेगुलर विजिट, क्या यही रीजन है, नहीं, रीजन तो दिया है नेक्टर, पोलन्स एंड प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स आर पोलन रिवॉर्ड, तो ये भी सही है, ये भी दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 119, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऑब्जर्व द डायग्राम और आपको बताना है। देखो सबसे पहले ये कौन सा रीजन है, दिस इज माइक्रोपाइलर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, दिस इज चलाजल, कैसे बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमें एनसीईआरटी का डायग्राम याद है, ठीक है।
नाउ ये बीच में जो है दिस इज सेंट्रल सेल, पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट दिखा रहे हैं, सो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ऐसा ऑप्शन जो आपको डी पोर्शन में, बीच में जो डी में बता रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये दो ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। तो ए और बी में से हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, ए इज डीजेनरेटिंग, सिनर्जिड मत बोलना, डीजेनरेटिंग। चलाजल एंड पे क्या रहती है, एंटीपोडल्स, दोनों में एंटीपोडल्स है। बी 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 दो की तरफ जो मार्क कर रहा है वो क्या है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। और एक जो दिखा रहा है आपको लार्ज फॉर्म, दैट इज जाइगोट। ऐसा ऑप्शन है आपका सी। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड एलील कैन प्रोड्यूस, देखो हमें पता है एज वी आर डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के बारे में हम जानते हैं कि वन जीन हैज टू अलील्स, ठीक है। अब दो अलील्स में से एक अनमॉडिफाइड, ओरिजिनल या फिर वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट, जिसका असर दिखता है। कुछ ऐसा हुआ म्यूटेशन कि एक अलील हो गया मॉडिफाइड। अब इसमें कैसा परिवर्तन हुआ, ये मॉडिफाइड अलील हो सकता है या तो एंजाइम बनाए, कैसा एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम, ठीक है, या तो हो सकता है थोड़ा सा कमजोर एंजाइम बनाए, हाँ पर बना तो रहा है ना। और अगर एंजाइम बनेगा तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो फिनोटाइप दिखेगा। तो इस केस में वो डोमिनेंट जैसा है। अगर हम बात करें कि इसने नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बना सकता है, एंजाइम काम नहीं करेगा तो फिनोटाइप नहीं दिखेगा। हो सकता है इसने कोई भी एंजाइम नहीं बनाया, तो इन दोनों केस में मॉडिफिकेशन विल बी रेसेसिव। तो फंक्शनल बना सकता है एंजाइम, नॉन फंक्शनल बना सकता है, नो एंजाइम, मतलब सभी प्रकार के इफेक्ट शो कर सकता है। 121 फिर से पेडिग्री, यहां पूछा है दिस पेडिग्री कांट भी बोला है, नहीं हो सकता, मैंने बोला है फिर से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड, तो देखिए हम डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड बना के इसको एक्स लिंक्ड से देखते हैं कि क्या ये डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड हो सकता है। मान लो ये ऐसा डोमिनेंट कोई डिसऑर्डर है ना, ये बीमार दिख रहा है, ये फीमेल नॉर्मल है, इसके पास नहीं है। अब देखो ये, अब वो फीमेल नॉर्मल है मतलब उसके पास कोई जीन अलील है ही नहीं डिफेक्टिव, तो ये फिर डिफेक्टिव सन कैसे हुआ। इधर देखो फीमेल नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल भी पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल मेल पॉसिबल है ना, ये एक्स और ये पॉसिबल है। बट आपको सारी कंडीशन चेक करनी है, क्या सारे पॉसिबिलिटी, सारे प्रोजेनीज इस क्रॉस से मिल सकते हैं जो दिखाया गया है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये पेडिग्री किसका नहीं हो सकता, डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड का नहीं हो सकता। बाकी सारे आप देखेंगे सॉल्व करके, सो यू वुड गेट दी आंसर कि हाँ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, एंड ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है। सो ए नहीं हो सकता। 122 which one of the following amino acids is coded by only one codon, हाँ मैंने अभी आपको बताया, एक है मिथियोनिन, एक है ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन दिख रहा है क्या, नहीं, ट्रिप्टोफैन दिख गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 123 फिल इन द ब्लैंक्स, माइक्रोब्स का क्वेश्चन आ गया है। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट, क्या बनाता है ये, CO2, और किस बैक्टीरिया के कारण बना है ये, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, शर्मा जी नहीं है, शर्मानी है, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ पहला ऑप्शन CO2 और प्रोपियोनी बैक्टीरियम, आंसर होगा ए। 124 डायरेक्टली गिवन दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस किसमें होते हैं, यूकैरियोट में। क्यों, बिकॉज यूकैरियोट में जो बनता है
वो होता है इमेच्योर आरएनए, HNRNA। प्रो में तो मेच्योर आरएनए बनता है, ठीक है। सो देख लें क्या सही है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, नहीं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, हाँ ये हो सकता है, पर आगे भी देख लें। ए इज मेच्योर मैसेंजर, नहीं, इमेच्योर है ना ये, तो इसमें अभी भी इंट्रॉन्स एक्सॉन है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है क्या, सी, नहीं, ये तो मेच्योर एमआरएनए है। तो आंसर होगा ये, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। 125. In a population of 200 organisms, if only 8 organisms have recessive form of character, then find out the percentage of dominant alleles of that characters in the population. अरे ये क्वेश्चन तो हमें ऐसा लग रहा है, दिस इज फ्रॉम हार्डी वीनबर्ग्स इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द इवोल्यूशन, और ये बिल्कुल जेनेटिक्स में इंक्लूड हो सकता है, बिकॉज इसमें अलील्स की बात की गई है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द बॉटनी सेक्शन। ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन नहीं है, क्योंकि अलील्स का कंसेप्ट हम जेनेटिक्स में समझाते हैं। तो यहाँ देख लें क्या दिया है, टोटल कितने हैं, टोटल ऑर्गेनिजम्स 200 है ना, 200। अब इसमें से उसने बोला रेसेसिव कितने हैं, रेसेसिव कितने हैं, 8। बट हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 8 अपॉन 200। सो दिस विल कम आउट एज, यहाँ पर 8/200 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा 0.04। ये आ गया ना सॉल्व करने के बाद। अब ये 0.04 क्या है, रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी, मतलब क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू निकाल लें, क्यू की वैल्यू हो जाएगी √0.04, इट विल कम एज 0.2, ठीक है। अब हम जानते हैं P प्लस Q इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर Q दे दिया 0.2, तो P क्या आ जाएगा 0.8। एक सिंगल अलील की फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। आपसे बोला है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट अलील्स ऑफ दैट कैरेक्टर। डोमिनेंट अलील्स की परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 0.8 इंटू 100, कितना परसेंट आया ये, 80%। क्या 80% है ऑप्शन में, बिल्कुल है, आंसर होगा डी। क्लियर। 126. For human ABO blood group that are 3 different, that is ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप के लिए पूछा है, देयर आर 3 डिफरेंट डैश, 6 डिफरेंट डैश एंड 4 डिफरेंट डैश। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 क्या है अलील, 6 डिफरेंट क्या है जीनोटाइप, 4 डिफरेंट क्या है फिनोटाइप। ये किसका एग्जाम्पल है जानते हो, मल्टीपल एलेलिज्म का। मल्टीपल एलेलिज्म के लिए एक फॉर्मूला है, मल्टीपल एलेलिज्म के लिए बेटा टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप आप n+1 लगाएंगे, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप में क्या लगाएंगे, n इन ब्रैकेट n+1/2, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ अलील्स। तो अब रख दो, 3 अलील है ना, तो यहाँ पर 3 अलील्स रखेंगे, 3+1, 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स, यहाँ आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट 6, है ना। तो सबसे पहले ब्लैंक में अलील, दूसरे ब्लैंक में जीनोटाइप, 6 डिफरेंट जीनोटाइप, है ना। तो अलील
और जीनोटाइप एलीलोजीनोटाइप, आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट 127, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज एन इम्पोर्टेंट फंगस। असर्शन है, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे क्या मिलता है आपको? साइक्लोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है यूज्ड इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो असर्शन सही, रीजन सही एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा ऑप्शन है डी। ठीक है, 128, रीड द गिवन स्टेटमेंट, रीड द गिवन स्टेटमेंट, पोलन, और आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, सही है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। हाँ, हमने देखा था ना 30 मिनट्स में, कौन से सीरियल्स, और लंबे समय तक, मंथ्स तक था सरल, सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी। पेरिस्पर्म इज सीन इन ब्लैक पेपर सीड्स, बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज ऑटोगेमी, सही है। सही है, कहां से सही है? ऑटोगेमी बोल रहा है, डिफरेंट प्लांट बोल रहा है, डिफरेंट प्लांट में जेनोगेमी होता है, सो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट है, 3 सही है ना, एक गलत है। 129, देखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको दिया है। दिस इज व्हाट? बटरकप। हाँ, बटरकप इज व्हाट? रननक्यूलस। बटरकप में आपको हैबिटेट के आधार पे, अगर एक्वेटिक हैबिटेट है तो पत्तियां नैरो हो जाएगी टू विथस्टैंड द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो पत्तियां ब्रॉड हो जाएगी। सो एनवायरमेंट के कारण से हेट्रोफिली है, सो दिस वन इज एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, इट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी। Question number 130. When the pollens of one flower falls on the stigma of the another flower of the same plant, हाँ, तो ये क्या हुआ? जिटोनोगेमी। तो हम लगा देंगे ए आंसर, बट पहले क्वेश्चन पढ़ो पूरा। Another flower of same plant, then the genetically it is, तो जेनेटिकली वो क्या है? आपसे ये नहीं पूछा है कि इस इवेंट का नाम क्या है, ये पूछा है कि वो जेनेटिकली किसके जैसा है। सी, ऑटोगेमी। क्वेश्चन नंबर 131, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, द स्प्लिट gene arrangement further complicates the definition of genes in terms of DNA segment, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में गिवन है, स्ट्रेट अवे लाइन दे दी है आपको। The process of splicing represents the dominance of DNA world, नहीं है, RNA world है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सही है। The split gene arrangement represents probably an ancient feature of the genome, बिल्कुल सही है, ancient feature को बताता है। D, entailing guanylate residues are added to 3' end of hnRNA, बिल्कुल गलत है। हम जब टेलिंग करते हैं सो 3' एंड पे क्या ऐड किया जाता है? पॉलीएडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 से 300, और ये ग्वाइनिलेट या 7 mg की कैपिंग होती है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब देखो 4 में से 2 सही 2 गलत, सही ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 132, which of the following statement is incorrect? The egg apparatus consists of 2 synergids and 1 egg cell, सही है। Filiform apparatus play an important role in guiding the pollen into the embryo sac, हाँ, towards the egg cell guide करता है, बिल्कुल सही है। 3 cells which are present at the chalazal end are antipodals, हाँ, अभी हमने एक एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में लेबल भी किया है। पोलर न्यूक्लिया सिचुएटेड अबाउ द एग apparatus, नहीं, क्यों? देखा हमने, एम्ब्रियो सैक बनाया था क्लास में भी, ये थी एंटीपोडल्स, और फिर ये पोलर न्यूक्लिया था, ये एग apparatus था, तो मैम सही तो है,
एग अपैरेटस के अबाउ है ना? नहीं है। एग अपैरेटस पोलर न्यूक्लियाई की बात करें अगर हम, तो ये हम जब इन्वर्टेड ओव्यूल में देखेंगे, इन्वर्टेड ओव्यूल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पोलर न्यूक्लियाई नीचे हो जाएगा। सो पोलर न्यूक्लियाई इज बिलो दी एग अपैरेटस। एनसीईआरटी ने ये लाइन दी है, ठीक है? तो ये अबाव नहीं है, गलत है ये, तो रॉन्ग ही ढूंढना है ना आपको। सो डी इज इनकरेक्ट, बिलो होती है ये। 133, दिस इज द ग्राफ गिवन इन एनसीईआरटी अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ, है ना? ये बता रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ। ये समझ लेना कैसे पता चला? अरे लीनियर ग्राफ दिख रहा है, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट बढ़ रहा है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ जाइगोट। नहीं, अरिथमेटिक ग्रोथ लेटर स्टेजेस में मिलती है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मिलती है अर्ली स्टेजेस में। नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स रिमेन सेम, बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंट द रूट ग्रोथ, हाँ, रिप्रेजेंट्स द, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन दिस वन। नहीं, ये दिखा रहा है तो ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल है ये तो। सो दिस वन, क्या क्या इसमें सही है इसके लिए? सो बी सही है, सी सही है, ऐसा ऑप्शन डी, बी एंड सी। क्लियर है? 134, assertion DNA has evolved from RNA with chemical modification that makes it more stable. ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। हाँ सही बात है ना, डबल स्ट्रैंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबिलिटी है ज्यादा। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बट बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। सही है, ठीक है। डीएनए और ये अनस्टेबल था, तभी तो डीएनए इवॉल्व हुआ है। डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। क्यों इवॉल्व होना पड़ा? बिकॉज आरएनए वाज नॉट दैट स्टेबल दैट डीएनए इज। तो ये सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कौन खा जाएगा? मतलब वो नॉन एंडोस्पर्मस सीड की बात कर रहा है। अब नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स कौन से हो जाएंगे? नॉन एंडोस्पर्मस सीड का मतलब है जिन्हें आगे चल के पता है कि हमारे पास तो 2 कॉटिलिडन्स आने वाले हैं, तो ये हो जाएंगे डाइकॉट्स। बट एक नालायक मोनोकॉट भी होता है इसमें, जो नॉन एंडोस्पर्मस है, वो है ऑर्किड। ठीक, तो डाइकॉट्स आ जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों डाइकॉट्स है, पी ग्राउंडनट, हाँ दोनों डाइकॉट्स है। कोकोनट कैस्टर नहीं, कैस्टर इज एंडोस्पर्मस है, तो डाइकॉट वो, बट वो एंडोस्पर्मस है। कोकोनट मोनोकॉट है, ये दोनों मोनोकॉट है, दोनों मोनोकॉट है। सो आंसर विल बी ये दोनों डाइकॉट्स जिनमें एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम किया जाता है, बिकॉज पता है श्योरिटी है हमें आगे चल के 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, this completes our botany section. Hope so you have done very well in the botany and overall paper. Thank you so much.